हेलो 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 सीएस प्रोफेशनल वालों, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों वेलकम अगेन टू द पार्ट 2 ऑफ आवर वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। ठीक है, अब पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो बता देता हूं। पिछली क्लास में देखो, लास्ट में जो हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज पे। मैंने आपको बताए थे पिलर्स ऑफ दिस एंटायर आईबीसी का पूरे पिलर्स, 5 पिलर्स हमने पढ़े थे। उन 5 पिलर्स के नाम क्या थे? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हम लोग कर चुके थे। पार्ट बी को मैंने कहा था पेंडिंग छोड़ दिया था कि पहले पार्ट नंबर सी करेंगे देन उसके बाद पार्ट नंबर बी करेंगे। आज मैं वही करने वाला हूं, पहले पार्ट नंबर बी करेंगे, उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी करेंगे। सो हमें बी, डी और ई खत्म करना है। आइए जरा एक बार जल्दी से खत्म करते हैं इसको। ये देखिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन है? जिसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एनरोल करती है। किस चीज के लिए? टू ब्रिंग आउट द प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस जो आईबीसी कोड के अंदर निर्धारित हो रखा है, चाहे वो किसी भी चीज का प्रोसेस हो सकता है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो सकता है। अभी मैं बार बार ना एक शब्द यूज कर रहा हूं, ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये क्या चीज है? दिस एंटायर नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस थिंग। आपको पता चल जाएगा कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का एग्जैक्टली मतलब क्या है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम है दो लोगों के बीच में उसको सॉल्व करना ताकि किसी को भी नुकसान ना हो, तो इसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है ना? तो अभी क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी समझ लेना है कि उसको करने वाला जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो कौन है। द कोड प्रोवाइड्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू एक्ट एज इंटरमीडियरी, दो लोगों के बीच में ए है और बी है, उसके बीच में इंटरमीडियरी कौन बन रहा है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन रहा है। बात समझ आ रही है? इन दी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर अ क्लास ऑफ रेगुलेटेड बट प्राइवेट प्रोफेशनल्स। रेगुलेटेड यानी कि कंट्रोल्ड है। रेगुलेट करने वाला कौन है? देखो, रेगुलेटेड बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। बात समझ आ रही है? बट प्राइवेट प्रोफेशनल्स, वो जो हमने पढ़ा था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी थी सीए, सीएस, सीएमए, तीनों के तीनों जो हमारे स्ट्रीम्स हैं उन्हीं लोगों की एजेंसीज बन रखी हैं और उन्हीं के अंदर उन लोगों ने क्या कर रखा है? प्रोफेशनल्स को एनरोल कर रखा है। तो प्राइवेट प्रोफेशनल्स कौन है? जो कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, दीज ऑल आर द प्राइवेट प्लेयर्स ना, हैविंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड एथिकल कंडक्ट। और ये एथिकल कंडक्ट या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कौन निर्धारित करता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज अ पर्सन enrolled under section 206 with an insolvency professional agency as its member and registered with board as an insolvency professional under section 207। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। देखो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, आप भी इसे साथ के साथ लिख लो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैसे होता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, देखो दो सेक्शन है, एक है 206 और एक है 207। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है 206 में रजिस्टर्ड किससे होता है? उसे अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। किसको? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। किससे? रजिस्टर्ड विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। और 207 में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपने आप को रजिस्टर कहां कराना होता है? बोर्ड के पास। बोर्ड मतलब आईबीबीआई, रजिस्टर्ड विद बोर्ड। कूल है? बस ये वाली चीज नोट डाउन कर लो। अब देखो जरा, as insolvency professional plays a very important role under the code, he acts as a interim resolution professional and or as a resolution professional। अब ये interim और resolution professional इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये interim का मतलब क्या होता है? interim मतलब होता है जब तक resolution professional फाइनल नहीं हो जाता है। क्योंकि देखो यार, ये चीजें ना अभी डिटेल में, आगे डिटेल में यही चीजें हैं। अभी सिर्फ मैं हिंट दे देता हूं आपको कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब तक तय नहीं हो जाता है कि कौन बनेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो तब तक के लिए जो बंदा प्रोफेशनल बनता है ना, उसको हम कहते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम मतलब अभी तक के लिए, फाइनल नहीं है, ये सिर्फ अभी के लिए है, बीच के लिए है। जैसे याद है इंटरिम डिविडेंड होता था और एक फाइनल डिविडेंड होता था। फाइनल डिविडेंड क्या होता था? ईयर खत्म होने के बाद, ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट जितना आप लोगों ने कमाया है आप डिविडेंड इंट्रोड्यूस करते थे। बट इंटरिम डिविडेंड क्या होता था? जो साल के बीच में कभी भी दिया जा सकता था। बिल्कुल वही है यहां पे। इन दी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एज वेल एज पार्ट 3 ऑफ द कोड। पार्ट 3 ऑफ द कोड किससे रिलेटेड था भाई? जो हमारे इंडिविजुअल्स थे और पार्टनरशिप फर्म थे उससे रिलेटेड था।
तो वहां पे क्या है, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस अगर कुछ कराना है या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कराना है किसके अंदर, पार्ट 3 के अंदर, तो वहां पर भी ये चीजें एप्लीकेबल होगी। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या चीज होती है भाई, कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। ये इंडिविजुअल्स के लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटी, मतलब आईबीसी ने एक फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपसे एक सर्टिफाइड अमाउंट तक, स्पेसिफाइड अमाउंट तक अगर आपसे गलती हुई है, यानी कि आपने डिफॉल्ट किया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद एक नई दुनिया स्टार्ट कर सकते हो सब कुछ भुला के। ठीक है ना, क्या है इसका एक सेपरेट चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिक्विडेटर। अगर कंपनी जो ऑर्डर कोर्ट का पास होने के बाद कंपनी क्या हुई, इंसॉल्वेंट हुई, कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ कि हाँ अब ये क्या होनी चाहिए, लिक्विडेट होनी चाहिए, तो उस केस में जो लिक्विडेट करने वाला लिक्विडेटर एक अपॉइंट करती थी ना, कौन, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, तो वो भी कौन बन सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही बन सकता है। In accordance with the provision of Part 2 as well as bankruptcy trustee of the estate of bankrupt under Section 125 of Part 3 of the Code। क्या चीजें हैं, आपको इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने पढ़ भी लिया तो एग्जाम पे याद थोड़ी ना रख पाओगे, बात समझ रहे हो। उसके बाद एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मैंने आप लोगों को यार ये चीजें ने जो बताई है ये पहले भी स्पेसिफाई कर रखी है। 206 में क्या लिखा हुआ है, वही चीजें हैं कि 206 और 207 के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं, सिर्फ यहां पे उन्हीं चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। आई थिंक आप इसको सेल्फ रीड मार पाओगे। लो जी मैं लिख देता हूं, सेल्फ रीड। ठीक है जी, आ जाओ आगे चलते हैं। फंक्शन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के क्या फंक्शंस हैं और क्या उसके ऑब्लिगेशंस हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि पूरा जो एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का सबसे मेन पिलर जो बन के आ जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो एक इंटरमीडिएरी है, उसका फंक्शन या उसकी ड्यूटी जो है वो बहुत जरूरी है हमें याद करना कि क्या है एग्जैक्टली इसका काम। ठीक है, तो देखिए जरा, सारे चैप्टर्स जो है ना हमारे, कि जो फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर है वो ये बंदा करवाता है, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो ये बंदा कराता है। आवाज पीछे से आ रही होगी, हमारी गली में सब्जी बेचने आया है एक बंदा, तो प्लीज कोऑपरेट करना 2 मिनट के लिए। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है ये भी ये बंदा कराता है। इंडिविजुअल बैंक्रप्सी का जो प्रोसेस है ये भी एक बंदा कराता है, लिक्विडेशन भी ये बंदा कराता है। अब ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं अजीब अजीब से ना, ये सेपरेट चैप्टर्स हैं। आगे अभी आप लोगों को एक एक चैप्टर है, आपका लेसन जिसे आप कहते हैं, ये सेपरेट चैप्टर में हम चीजों की डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी इसको याद नहीं करना, इसे कब याद करना है, जब वो चैप्टर आप खत्म कर लोगे ना तो वापस यहां पे आना है, यानी कि यहां पे आप अभी तक पेंडिंग साइन लगा दो। फिर 208 में क्या बात लिखी हुई है, वो मैंडेट करता है। मैंडेट मतलब कि करना ही करना है, दैट एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल अबाइड बाय द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। अबाइड मतलब होता है कि उसको फॉलो करना है, किसको, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट को। क्या है वो कोड ऑफ कंडक्ट, रीजनेबल केयर और डिलीजेंस वही परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, कि जब भी वो अपने काम को कर रहा है तो यार रीजनेबल केयर करो, डिलीजेंस होना चाहिए, यानी कि ध्यान से काम करना है, ये नहीं कि आप ऐसी बेमतलब में काम कर रहे हो, गलती नहीं करनी। फिर टू कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन द बाय लॉज। आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो भी है, लेट सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एजेंसी कौन हो जाएगी, आईसीआई हो जाएगी। तो उनके जो भी बाय लॉज हैं, उनके जो इंटरनल लॉज हैं, आपको उनको फॉलो करना है, जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है सबको फॉलो करना होगा। ठीक है ना। टू अलाउ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी टू इंस्पेक्ट हिज रिकॉर्ड्स, यानी कि अगर आपको रेगुलेट करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को अगर आपके रिकॉर्ड्स जो है उनको भी चेक करना पड़े तो आपको उन्हें अलाउ करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो। एक कॉपी सबमिट करना, किस चीज की, रिकॉर्ड्स की, ऑफ एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आपने किसी भी प्रोसेस में अगर आप शामिल थे एज अ इंटरमीडिएरी, तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी क्या करनी है, ओरिजिनल नहीं, एक कॉपी को आपको सबमिट करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या चीज होती है, अभी अगला टॉपिक हमें यही करना है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमारा 4th पिलर बन के आएगा। ठीक है। टू द बोर्ड एज वेल एज टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ विच ही इज अ मेंबर, यानी कि देखो किस किस को देना है रिकॉर्ड्स, मैं इस पॉइंट को करा रहा हूं, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड किस किस को, एक तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को, और उसकी जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है उसको, इन 3 लोगों को देना है। और टू परफॉर्म हिज फंक्शन इन सच मैनर सच सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड। ये स्पेसिफाइड, प्रेस्क्राइब्ड, ये जो चीजें हैं ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लॉ में जो आखिरी पॉइंट होता है वो ऐसे ही खत्म होता है, एज में बी स्पेसिफाइड या एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है। आओ जी अगली चीज हम करते हैं जिसका नाम क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जरा ध्यान से देखिएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब होता है कि किसके सामने
कौन है जो न्याय दिलाने वाली जो संस्था है, उसका नाम क्या है? दैट इज एडजुकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेशन एक चैप्टर है आपका आरसीडी के अंदर। जो रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट आपकी बुक है ना आपका, ये कौन सा बनेगा? पेपर नंबर 6 है आपका। उसमें एडजुडिकेशन का 4th चैप्टर, जब पिछली बुक थी उसमें 4th चैप्टर हुआ करता था, तो आपको वहां पे अच्छे से पता चल जाएगा कि एडजुडिकेशन क्या होता है। एडजुडिकेशन मतलब होता है एक तरीके से कार्यवाही जहां पे चल रही है, इस रिलेटेड, इस प्रोसेस इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। तो वो अथॉरिटी जो एडजुडिकेट कर रही है उस पर्टिकुलर मैटर को, दैट विल बिकम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो कौन है? आपको एक सिंपल सी बात है, यहां पे देखो मैंने लिख दिया है। अगर कोई कॉर्पोरेट पर्सन है, कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, और एक एलएलपी जो रजिस्टर्ड है एलएलपी एक्ट 2008 में, उनके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होगी? यानी कि अगर इनकी इंसॉल्वेंसी या बैंक इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन या रेजोल्यूशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उस केस में एनसीएलटी क्या बन जाएगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एनसीएलटी का मतलब तो आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो लॉ में आप, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आप किसी फैसले से कोई भी पार्टी अगर खुश नहीं है, तो वो बंदा क्या कर सकता है? अपील कर सकता है कि सर मैं इनके फैसले से खुश नहीं हूं। किसके पास? एनक्लैट के पास, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि ऐसे ट्रिब्यूनल जहां पे अपील की जा सकती है वो एपिलेट ट्रिब्यूनल हो जाता है। अब तुम यहां के फैसले से भी खुश नहीं हो, यानी कि एनक्लैट में अगर कोई फैसला हुआ है उससे आप लेट सपोज खुश नहीं हो, कोई भी पार्टी, तो आप जाओगे सीधे किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। और ये हमारा क्या है? आखिरी रास्ता। ऐसी प्रोसेस है। पर वही अगर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म अगर हम बात करें, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे ही हमने चैप्टर शुरू किया है वहां पे जो 2 कैटेगरीज डिवाइड थी, यानी कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म को एक कैटेगरी में रखा गया था, कंपनीज और एलएलपीज को एक कैटेगरी में रखा गया था। तो ये चीज आपको ध्यान से समझ के रखनी है, ठीक है? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म है तो उनके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हो जाएंगी भाई? डीआरटी। डीआरटी की फुल फॉर्म क्या है? डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। नाम से पता चल रहा होगा, जो डेप्ट को रिकवर करती है, यानी कि पैसा निकलवाने का काम करती है ट्रिब्यूनल, वो डीआरटी हो जाती है। अगेन देखो, सिर्फ ए लगा देना है तो एपिलेट ट्रिब्यूनल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई अपील करनी है तो जैसे पिछले वाले केस में एनक्लैट हुआ करता था, यहां पे क्या हो जाएगा? डीआरएटी हो जाएगा, डेप्ट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। और अगर यहां से भी आप खुश नहीं हो, आप बिल्कुल ही जिंदगी से दुखी हो मेरे दोस्त, तो आपको कहां जाना है? सुप्रीम कोर्ट के पास। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। और उसके बाद आप इसको पूरा रीड मारो, मैं कह रहा हूं यही निकल के आना है। जो मेन चीज थी, जो क्रक्स यहां से निकल रहा है वो सिर्फ ये है। पढ़ने को तो देखो दोस्त बहुत चीजें हैं, बट आपको यहां पे सिर्फ अभी के लिए क्या पढ़ना है जो आपके लिए रेलेवेंट है। ये जो चीजें हैं, अगर लेट सपोज इसमें कुछ बातें जो लिखी हैं इस टॉपिक में और वो अभी छूट रही हैं, मान के चलिए इस चीज का सेपरेट टॉपिक है आने वाले चैप्टर्स में, तो भाई वहां के लिए भी तो कुछ छोड़ दो। क्योंकि देखो अगर आपने अभी यहां पे कर भी लिया तो 100% तो समझ नहीं आने वाला, क्योंकि जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी आपने पढ़े ही नहीं है उससे रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या है? जब जिस टॉपिक की बारी आएगी उस टाइम पे हम उसको पढ़ेंगे, यहां पे छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, करके सब कुछ जाएंगे जो भी एग्जाम में आएगा। एक भी चीज आपको अगर एग्जाम में ऐसा भी एक क्वेश्चन नजर आ जाए ना कि सर आपने ये चीज कवर नहीं कराई थी, तो आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आना, मेरी वीडियो को डिसलाइक करना, रिपोर्ट करके चले जाना कि अरे बंदा बढ़िया नहीं है, ठीक है? आओ जी, करना मत, ऐसे फ्लो में बोल दिया था मैंने। आओ जी, अब ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो एनसीएलटी होते हैं, डीआरटी होते हैं, क्या ये हमारे जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, इसकी तरह होता है क्या? धोखे में मत रहना। वो जो सीआरपीसी या सीपीसी, उसके अंदर जो हमारे कोर्ट्स होते हैं ना, वो सिविल कोर्ट्स जो है वो यहां पे हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं। इन कामों के लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना दी गई है और सिर्फ वही इस काम को करेंगी, यानी कि एनसीएलटी और डीआरटी के अलावा कोई थर्ड पार्टी यहां पे इंटरवीन नहीं कर सकती है। तो सेक्शन 180 ने क्लियर बात बोली हुई है, क्या? एक्सक्लूड कर रखा है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, कि सिविल कोर्ट प्लीज आप अपने काम से काम रखिए। आपसे पहले वो काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमने ये काम किसको? एनसीएलटी और डीआरटी को दिया है। तो प्लीज अब आप अपनी जो सुपीरियोरिटी है उसको कहीं और दिखाइए। बाकी बहुत मैटर्स हैं, प्लीज ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में जितने मैटर्स हैं उसको आप इन 2 संस्थानों के पास रहने दीजिए। The section provides that no civil court or authority shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter on which the debt recovery tribunal या debt recovery appellate tribunal has jurisdiction under this code, and the same applicable with NCLT thing। बात समझ आ रही है आपको? आओ जी, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। प्लीज इस चीज को एक बार रीड जरूर मार लेना पूरा का पूरा, ठीक है ना? ताकि आपको एक रेफरेंस याद रहेगा कि हाँ सर हमने ये वाली चीज एक बार पढ़ रखी है,
ताकि अभी जब आगे आप चैप्टर करोगे और इसमें जब ये सेपरेट टॉपिक आएगा, पूरा एक एक चीज सीक्वेंस में चलेगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जरा समझिएगा अगला, आखिरी हमारा पिलर कौन है भाई? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भाई बड़ा सही बंदा लगता है, खबरी चाचा। खबरी चाचा यानी कि जिनके पास हर चीज की खबर है। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक पर्सन है। भाई जब मैं पर्सन शब्द यूज करता हूं तो पर्सन का मतलब तो आई थिंक आप लोगों को पता है। पर्सन का मतलब ये नहीं होता है दिखने वाला आपका और मेरे जैसा आदमी। पर्सन में हर एंटिटी इंक्लूड हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, कॉर्पोरेट पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। बात समझ आ रही है? तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है? कोई पर्सन है जो रजिस्टर्ड है किसके साथ? बोर्ड के साथ। यानी कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में अगर आपको जिंदा रहना है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तो आपको बोर्ड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है एज एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अंडर सेक्शन 210। यानी सेक्शन 210 है जो इससे डील करता है। आपको सेक्शन 210 में अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा किसके साथ? आईबीबीआई के साथ एज अ इंसॉल्वेंसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। वाइल द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ये देखो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो किस चीज में असिस्ट करते हैं? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से जितनी भी रिलेटेड प्रोसीडिंग्स है उसमें मदद करते हैं। और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या करते हैं? अब ये देखो यहां से आ रही है इंपॉर्टेंट चीजें, मैं इसमें पिंक में कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कोलेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई 4 नाम हैं। एक बार मैं कह रहा हूं वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना? वीडियो को पॉज करो और उसके साथ साथ इसको अभी कभी याद कर लो। क्या क्या चीजें हैं? कलेक्ट करेंगे, कोलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ऑथेंटिकेट करेंगे और फिर डिसेमिनेट करेंगे। अब आओ जरा, कलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? कलेक्ट करना मतलब होता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। कोलेट करने का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिली है सही जगह पे उसको क्या कर देना, एक तरीके से सीक्वेंस में कर देना। ऑथेंटिकेट मतलब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन मिली है वो सही मिली है नहीं मिली है इस चीज को इंश्योर कर लेना। और डिसेमिनेट मतलब क्या होता है? बाद में जब उस इंफॉर्मेशन की किसी पर्सन को जरूरत हो तो उसमें वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देना, यानी कि डिसेमिनेट कर देना, उसको इंफॉर्मेशन दे देना कि हाँ आप इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर लो। तो नाम में क्या है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, यानी कि ऐसी बॉडी जिसके पास हर जगह की इंफॉर्मेशन है। वो कैसे इंफॉर्मेशन आई है उसके पास? क्योंकि उसने कलेक्ट की है, कोलेट करी है, ऑथेंटिकेट करी है और फिर डिसेमिनेट करी है। ये 4 फंक्शन याद होने चाहिए। अगर पेपर में गलती से भी क्वेश्चन आता है, एक भी वर्ड अगर आप स्किप करते हो तो अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं। द पर्पस, अब पर्पस क्या है? बे मतलब में कलेक्ट कर रहे हो क्या? ऐसे नहीं बाबू, टाइम लगता है, मेहनत लगती है और इसके पीछे एक पर्पस भी है। जो पर्पस है कलेक्शन का, कोलेशन का, ऑथेंटिकेशन का, डिसेमिनेशन का, वही वर्ड रिपीट हो गए, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर्स। डेटर्स यानी कि जिस बंदे ने पैसे लिए हैं, डेटर्स मैंने बताया था, जिसने पैसे लिए हैं। अभी क्या है ना, अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये डेटर और क्रेडिटर क्यों बता रहे हो? तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए है ऑब्वियस सी बात। कुछ बच्चे हैं जो बहुत एडवांस पढ़ जाते हैं, बट इन द सर्च ऑफ गोल्ड दे लूज डायमंड्स, वो डायमंड्स भूल जाते हैं। वैसे ही यहां पे आप बेसिक चीज भूल जाओगे कि कहानी जो शुरू हुई थी वो डेटर और क्रेडिटर से शुरू हुई थी, इंसॉल्वेंसी की। तो प्लीज आपको इस चीज को नहीं भूलना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? डेटर के बारे में। 2, फैसिलिटेशन ऑफ स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग इन द रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। यहां पे ना इंसॉल्वेंसी यूटिलिटी जो है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, उसके बाद ना हर डेटर की पूरी इंफॉर्मेशन है। इसने किससे कितना लोन लिया है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, मतलब उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो किसको कितना पे कर पाएगा, किस पे चार्ज क्रिएट हो रखा है, क्या हो रखा है, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का चप्पा चप्पा है उसके पास। बात समझ आ रही हो? उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ओवरसी करता है फंक्शन ऑफ सच इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, यानी कि लुक आफ्टर करता है। फिर बाकी टाइमलाइन गाइडलाइंस ये क्या करता रहता है? इशू करता रहता है टाइम टू टाइम, बस। और उसको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को फॉलो करना पड़ता है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्हाट आर द फंक्शंस या ऑब्लिगेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। सेक्शन 214 में ये बातें लिखी हुई है। अब अगेन आपको अच्छे बच्चों की तरह एनी 5 to 6 पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए। सर कैसी बात कर रहे हो, 8 तो पॉइंट है। हाँ तो कर लो ना, उसमें 2 पॉइंट छोड़ने के लिए भी बोल दिया मैंने। पढ़ने सारे हैं क्योंकि नॉलेज जरूरी है। ये चीजें हैं जो नॉलेज के लिए एटलीस्ट एक बार आपको देखनी जरूरी है। लर्न जब करना है कि एग्जाम के लिए लर्न कर रहा हूं, लिख के आने के लिए, वो 5 से 6 पॉइंट है। क्रिएट करना, स्टोर करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ यूनिवर्सली एक्सेसिबल फॉर्मेट।
यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करी है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे फॉर्मेट में कर दिया जिसको क्रैक करना ही नामुमकिन हो जा रहा है लोगों के लिए, कि भाई जो बंदा चाहे उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए ऐसे फॉर्मेट में, यूनिवर्सली एक्सेसिबल फॉर्मेट। एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई बंदा अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब डिजिटल मीडियम से अगर किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए भी आपके पास बंदोबस्त होना चाहिए। फ्रॉम पर्सन हु आर अंडर ऑब्लिगेशन टू सबमिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215। अब सेक्शन 215 का सबसेक्शन 1 है, उसमें यह है कि कौन बंदा सबमिट करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए ऑब्लिगेटेड है, यानी कि उसको करनी ही करनी है। एक होता है कि हाँ ऑप्शन है मेरे पास कि मैं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, और एक होता है कि मेरे को करना ही करना है, तो उसके लिए अलग प्रोविजन आ जाएगा। बात समझ आ रही है? एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड बस। आओ जी, उसके बाद क्या है? एक्सेप्ट करना इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन हु इंटेंड्स टू सबमिट सच इंफॉर्मेशन। यार ऑब्वियस सी बातें हैं। मीट मिनिमम सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस, यानी कि आपके आईबीबीआई ने अपनी रेगुलेशंस में अगर आपसे कोई पर्टिकुलर मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट्स मांगी है तो आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर गेट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पर्सन ऑथेंटिकेटेड बाय ऑल कंसर्न पार्टीज बिफोर स्टोरिंग सच इंफॉर्मेशन। लेट सपोज मिस्टर ए ने कोई आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, तो उनकी इंफॉर्मेशन पे आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। उससे रिलेटेड जो पार्टीज हैं, लेट सपोज मिस्टर बी है या मिस्टर सी हैं, आप उनसे भी श्योर करो कि हाँ ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मिस्टर ए, क्या वो सही है या ये कुछ धोखा देने की बात कर रहे हैं। तो आपको आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आदमी पे एक बार पे भरोसा करोगे तो आप बेवकूफ बनने के आसार बढ़ जाते हैं। फिर publish such statistical information as may be specified have interoperability with other information utilities। interoperability मतलब है कि तुम मेरे काम आओ मैं तुम्हारे काम आऊंगा, यानी कि और भी अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ना भाई, तो इट कुड बी एनी नंबर जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेगा किसके साथ, बोर्ड के साथ, तो वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बन जाएगा। तो अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है और वो दूसरे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास नहीं है, तो आप उसके साथ शेयर करो, उसी तरीके से वो भी आपसे शेयर करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर इंक्लूड रखना, ठीक है। इससे पता चलेगा कि बच्चे को है नॉलेज। जनरल पॉइंट से बचना। जेनरिक पॉइंट्स जो होते हैं ना यार, वो आंसर की क्वालिटी को खराब करते हैं। इफ यू हैव एन ऑप्शन कि आप एक्सक्लूसिव पॉइंट्स याद कर सकते हो, तो आप प्लीज उसी को याद करिए। जनरल पॉइंट्स ना मजा नहीं आता कि आप यार, कई बच्चे होते हैं कि जब 5 पॉइंट हैं तो उसमें 5वां पॉइंट क्या लिख देते हैं, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड वाला। अबे यार ये तो उनको भी पता है, उन्होंने भी बचपन में आखिरी पॉइंट क्या करा था, यही वाला किया था। तो उससे नॉलेज शो नहीं होती। वो चीज लिख के आनी है जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि बेटा बच्चे ने तैयारी करी है जोर से। बात समझ रहे हो? हाँ जी। उसके बाद अब यहां पे हैं डेफिनेशंस, कई सारी भयंकर भयंकर डेफिनेशन है भाई, और मैं आपको क्या बताऊं, ये है आपको अपना सेल्फ पढ़ने वाली चीज है अभी के लिए, क्योंकि ये डेफिनेशंस ना अभी सिर्फ यहां पे देखो इंट्रोडक्शन दे रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, एक सेकंड, कॉर्पोरेट डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, डेब्ट का मतलब क्या है, उधार का मतलब क्या है, डिफॉल्ट किसी ने अगर किया है तो उसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। हर वो चीज जब तक हम बीच में पढ़ रहे थे और हम ऊपर से समझ रहे थे कि हाँ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसकी जितनी फाइनेंशियल डिटेल्स है, फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। बट लॉ ने इसको क्या स्पेसिफाई कर रखा है, उसका मतलब यहां पे दे रखा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या मतलब है। आप इसलिए अभी इन चीजों को मत करो, अभी मत करो। हम लोग वापस इस चैप्टर पे ना दोबारा आएंगे ये देखने के लिए कि कहीं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं। मार्क माय वर्ड्स, जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे ना, तो इन टॉपिक्स को एक सेपरेट इज्जत मिलेगी, और जब वो सेपरेट इज्जत मिलके कनेक्टेड वे में हम पढ़ेंगे ना, और दोबारा रिकैप्चुलेट करने के लिए इनको पढ़ने आएंगे, तो आप कहोगे अरे सर यही चीजें तो हमने करी थी आगे, ये तो दोबारा यहां पे दे रखी है। बात समझ रहे हो? मैंने एक ही कमी बताई थी हमारे इंस्टीट्यूट की बुक की, वो क्या थी, सीक्वेंस की प्रॉब्लम थी। अब सीक्वेंस की प्रॉब्लम जो है, तो यार एक छोटी सी कमी के लिए मैं बुक को क्रिटिसाइज तो करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, उस प्रॉब्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा और मैं एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढूंगा जिससे उस प्रॉब्लम से हम ओवरकम करें और अपने खुद से इस बुक को इन द मोस्ट फ्रूटफुल मैनर हम इसको यूज कर सके। ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है, ये चैप्टर अगर आप देखोगे इन डेफिनेशंस के खत्म होने के बाद मेरे एंड से चैप्टर हो गया है खत्म।
ये देखो सारी की सारी डेफिनेशन ही डेफिनेशन। आओ जी, ये चैप्टर फॉर द टाइम बीइंग हम लोग यहां पे करते हैं खत्म, ठीक है ना। अब वो जो चीजें पेंडिंग है वो पेंडिंग किस लिए है आपको मैंने रीजन बता दिया है। इसके बाद जो दोस्त हमारा चालू होगा ना, वो अगला टॉपिक चालू होगा पिटिशन। किस चीज के लिए? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब यहां पे आपका आ जाएगा कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और फिर आ गया है कॉर्पोरेट। भाई मैं कह रहा हूं बढ़िया चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पिटिशन किस चीज के लिए कि कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ, या तो कंपनी या फिर एलएलपी। ये आपको रटी होनी चाहिए। जो चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे बोलने में आसानी होती है इन चीजों को। कॉर्पोरेट यानी कि कंपनियां एलएलपी का, अगर कंपनीज क्या हुई हैं, इंसॉल्वेंट हुई हैं, तो उस इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई प्रोसेस है तो उसके लिए शुरुआत कैसे होगी? तो कोई बंदा पिटिशन फाइल करने वाला होना चाहिए। पिटिशन मतलब होता है एक तरीके से याचिका दायर करना कि इस चीज को, इस प्रोसेस को प्लीज स्टार्ट करिए, इसके लिए रिक्वेस्ट करना, दैट इज पिटिशन। अब वो उसका प्रोसेस क्या है पूरा का पूरा लेसन 15 के अंदर दोस्तों हम लोग यही करेंगे। कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं इस चैप्टर के साथ और डिटेल में पढ़ेंगे, और एक ही क्लास में मैं सोच रहा हूं इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे, चक्की नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, अगेन जैसे वीडियो एंड करता हूं एक ही बात बोलता हूं कि अगर पसंद आई हो, पिछली वीडियो से आप लोग इतने इंप्रेस ना हो पाए हो कि सर बेकार पढ़ा रहे हो, और इस वीडियो में आपको लगा हो कि हाँ सर कुछ तो बात थी, आपसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, तो आप इस चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से, आपकी जो भी दोस्त है या फिर जो भी आपका फ्रेंड, जो भी जिसके साथ भी, जिसकी आप केयर करते हो, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करो और उससे बोलो कि उसको पसंद आए तो वो शेयर करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सिलसिला चलते रहना चाहिए, आप भी खुश मैं भी खुश, और आपके मार्क्स लाना मेरा ड्रीम है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।